हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, जो हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी मैं इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो पिछले आपका जो यूनिट फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दी थी उसका एटलीस्ट 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिलेबस पूरे जितने भी वीडियोस है एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप तक अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसको एक बार वॉच जरूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट। ओके, तो इसमें अब मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ थर्ड लेक्चर। जो भी आपका देखो, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये मैं लेकर आई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यानी इन टॉपिक से आपको 110% क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहले का स्टार्टिंग का था वो जो लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपके पास क्लासिफिकेशन मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताई हूँ इजी ट्रिक्स कैसे उसको याद करते हैं। तो वो प्लीज आप जाके लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिएगा। एंड देन सेकंड लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा है, ईपीमर पढ़ा है, एनोमर पढ़ा है, म्यूटा रोटेशन पढ़ा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद थर्ड जो लेक्चर आया है जो मैं आपको सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस की थी कि आपको मैं वहां पे बताऊंगी जितने भी ओपन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज का आपको ओपन टाइम में स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है, आपको याद भी है, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको बनाना आता है, लेकिन इसको साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनाए और वही तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोली ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके और भी बहुत सारे लेक्चर तो अभी कार्बोहाइड्रेट के मेरे क्लास में चल ही रहे हैं। तो वो क्लास के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा जो हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चल रही है। ओके, तो मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला जो फ्री सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे, और इसका आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम, यहाँ पे टेलीग्राम का जो यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करें बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो साइक्लिक फॉर्म यानी जो ओपन फॉर्म में हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे कहा जाता है हैवर्थ प्रोजेक्शन। इसी प्रोजेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और कई बार एग्जाम में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है और उसके बाद वहां से एक टॉपिक जनरेट होता है जिसका नाम है एनोमर आइसोमेरिज्म। एनोमर और ईपीमर में बेसिक सा डिफरेंस है। ईपीमर जो आइसोमेरिज्म होता है वो ओपन चेन में होता है और एनोमर जो होता है वो साइक्लिक चेन में होता है। ठीक, चलिए आते, टाइम वेस्ट वो बिना किए। एक और बात, मैं यहाँ पे आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी कैसे हम लोग के पास कोई ओपन चेन होगा हम लोग कैसे उसको राइट डाउन कर सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में। ठीक, आपको ये यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले तो नेम बता दो, ये स्ट्रक्चर आपको किसका दिख रहा है? एक मिनट, ये आपके पास है ग्लूकोज, और कौन सा ग्लूकोज है जल्दी बता दो, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाई हूं कि हम लोग जब ग्लूकोज का या किसी का भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो नीचे से सेकंड कार्बन पे चेक करते हैं। OH अगर आपका राइट साइड में है तो हम इसे क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। अगर वही OH लेफ्ट साइड में होता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल ग्लूकोज। ठीक है, ये तो आपका डी ग्लूकोज हो गया। इसको हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनाएं, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग पहले, सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिली है लेकिन मैं चाहती हूं मैं आपको सामने से यहां सॉल्व कराऊं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये आपका है ग्लूकोज। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, ताकि हम लोग को बार बार ये प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। ऐसे ओके, ठीक, CH2OH। मैं आपको बताए थे कैसे ग्लूकोज को लिखते हैं, OH OH H OH। ये ट्रिक है ग्लूकोज को याद करने का। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना
ये चैप्टर आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी, मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, पर फिर भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे इजी ट्रिक से आप ये चैप्टर को लर्न कर पाओ, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, और पूरा जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत फेवरेट चैप्टर्स हैं, पर ऐसा कुछ बात नहीं है, आप ये माइंडसेट बनाकर बिल्कुल मत चलो। आप उसको ऐसे पढ़ो कि ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, बायोमोलिक्यूल्स, हाँ केमिस्ट्री में था, ओके। तो वहां वहां पर आप पढ़े होंगे, ठीक। तो वहां पे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ग्लूकोज वगैरह का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाता है। तो ये आपका क्या है, डी ग्लूकोज। अब एक ट्रिक है कि हम लोग जब इसको साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे, तो यहाँ पे जितने भी राइट वाली चीजें है ना, राइट को हम लोग डाउन में लिखेंगे, राइट इसको लिखेंगे डाउन में, ठीक। बस ये ट्रिक याद कर लो, ओके। चलो, तो ये सारी चीजें वो किस में है, राइट में है। आइए इसको बनाते हैं, ठीक। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है। ये काम करो, सब जगह यहां पे डंडी बना दो, स्ट्रैंड बना दो ऐसे, ठीक। ये करना तो सबको आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 एंड 6। यहां पर भी कार्बन नंबर को काउंट करो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 कार्बन ऊपर है, 6 कार्बन ऊपर रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको चलना है, ओके। तो अब इसके बाद अब यहाँ पे लगाते हैं, ये आपका है CH2OH, ठीक। यहाँ पे लगा दो क्योंकि छठवां वाला कार्बन यहाँ है। अब देखो, जो भी चीजें राइट में है उसको डाउन में लिखना है, राइट डाउन, ऐसे याद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे राइट में चीजें देखो, पहले कार्बन को थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दो, दूसरे कार्बन से चलो। तो यहाँ पे OH है, राइट में है, ठीक। फिर क्या है, H है, फिर क्या है, OH है, फिर क्या है, एक सेकेंड। अब देखो, ये पांचवा वाला कार्बन, देखो फिफ्थ कार्बन ये, तो फिफ्थ कार्बन वाले ये, फिफ्थ कार्बन का O तो यहां चला गया, तो बचा क्या भाई, H बचा है, ठीक। अब देखो, फिफ्थ कार्बन के पास अभी भी क्या है, ध्यान से देखो, अभी भी इसके पास H है। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना, ये आपका यहाँ पे CH2, मतलब ये कार्बन वाला है, ये गया है इसके ऊपर अटैक करने। तो वो अटैक वाली चीजें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो अटैक। चलो अच्छा ठीक है, बता ही देते हैं। यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका ये कार्बन है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन। अब यहाँ पे ये देखो, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इरेज करना ही पड़ेगा, ठीक। अब एक काम करते हैं ना, ये ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, ये आपका है CH2, ऐसे कुछ करके लगाते हैं, या ऐसे कर दो, कार्बन ही लगा दो। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ, अच्छा ये फर्स्ट कार्बन है ना, एक मिनट, ये फर्स्ट कार्बन है, हम लोग तो भूल ही गए। फर्स्ट कार्बन में कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है भाई, कैसे भूल सकते हैं, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और इसके पास एक H है, ठीक। अब देखो, हमने क्या किया, एक्चुअली में ये आपके पास स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज का, हमने इसको ट्विस्ट कर दिया, ऐसे इसको मोड़ दिया, हालांकि इसको मोड़ नहीं सकते, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलो ठीक है, ये ऐसे है ग्लूकोज, ठीक है, हम लोग इसको बस ट्विस्ट कर दिए हैं, ठीक है, ऐसे कर दिए। और ये आपका पहला कार्बन, ये आपका पांचवा वाला कार्बन, सपोज करो पहले और पांचवे से ट्विस्ट कर रहे हैं, तो पहला और पांचवा वाला कार्बन ऐसे जुड़ गया, बस यही इसका साइक्लिक फॉर्म है, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये पहला नंबर वाला कार्बन, ये पांचवा नंबर वाला कार्बन, तो फिफ्थ नंबर वाला जो कार्बन उसके पास OH है, OH तो है, इसके पास लोन पेयर है, कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट वाले कार्बन के पास क्या है, CHO ग्रुप है, ठीक। अब आपको पता है CHO ग्रुप कैसा है, CHO ग्रुप है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है, यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको बताने का रीजन भी है कि बच्चों बहुत बड़ा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो, OH के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है, तो O जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, तभी तो वहां पे बॉन्डिंग होगी। अरे साइक्लिक फॉर्म में ये साइक्लिक फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ठीक। यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अटैक कराना ही पड़ेगा ना, ठीक। तो ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, अब ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन जाएगा इसके ऊपर अटैक करने, जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 5 हो गई, तो कार्बन को एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, कार्बन अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऐसे होगा, ठीक। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया,
निगेटिव चार्ज आया, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया और कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो जैसे ही निगेटिव चार्ज आया, अब ये इस पे अटैक किया तो निगेटिव चार्ज आ गया। और आपको पता है टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन उठकर चला जाएगा इसके पास, मतलब ये भी यहां इसके पास चला जाएगा। तो ओवरऑल हुआ क्या, अब ये देखो स्ट्रक्चर हम लोग क्या है वो कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन, इन सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये देखो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये कार्बन के बीच में बॉन्ड। अब देखो कार्बन के पास दो चांस है, कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से ही था और इन सबको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई, ये सब कुछ वैसा ही है, सेम है। कार्बन के पास दो बॉन्ड था, हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही था और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब एक कंडीशन ये हो सकता है कि OH ऊपर के साइड हो, क्योंकि ये sp2 है। sp2 में दो कंडीशन होता है कि अटैक आपका फ्रंट से हो सकता है, बैक से हो सकता है। फ्रंट से होगा तो OH ऊपर बैठा रहेगा, ठीक, और अगर बैक से होगा तो यही स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, OH आपका यहां चला जाएगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे एनोमर कैसे बनता है। ठीक है, अब इसको साइक्लिक फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है, ये बना लो, जितने भी राइट वाली चीजें वहां पे लिख लो। तो अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके, अब सारी चीजें लिख लो, OH वाला H वाला फंडा खत्म। अब वहां पे लिख लो जो राइट कार्बन नंबर ये 1 था, पहले ये नंबरिंग कर लो, कभी भी गलत नहीं होगा, 3 4 5 एंड 6। तो 6 वाला कार्बन क्या है, CH2OH है और यहाँ पे H है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 6 वाले कार्बन को लिख लो। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 2 में OH आपका नीचे है, मतलब राइट में है तो राइट को तो डाउन में लिखना है। ठीक, OH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH के बाद है H, फिर यहाँ पे OH है, बस बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब जब यहाँ OH है तो यहाँ पे H ही होगा, यहाँ H है तो यहाँ OH ही होगा। ठीक, यहाँ OH है तो यहाँ H होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, किसी में डाउट में? चलो हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर देते हैं, उसको आपको बनाते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपका बनेगा। तो ये आपका हो गया, दो फॉर्म बना, एक ये फॉर्म बना, सेम टू सेम सारी चीजों को यहाँ पर अटैच करा दो। अब आपको क्या करना है, चलो ठीक है, फिर से बना लेते हैं, CH2OH H, यहाँ पे हो जाएगा HOH OH H H OH। ठीक, ये दो फॉर्म बना। अब कहाँ गया, एक में OH आपका इधर है और ये वाले OH को ध्यान से देखो, ये वाले OH को और ये वाले OH को ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है इसमें? ये समझ में आ रहा है, ये OH एक दूसरे के सिस पोजीशन पे है, मतलब सेम साइड। ठीक, तो सिस पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा, चलो बता दो, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिस है। तो सिस वाले के लिए मैं आपको बताई थी यूज करते हैं बीटा। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांस है, तो ट्रांस वाले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्फा। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, और इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। एक और बात है, इसके लिए ग्लूकोज वर्ड नहीं यूज करते, पायरानोज यूज करते हैं। पायरानोज का मतलब एक्चुअली में ये जो रिंग है ना, वो पायरॉन से आया है, पायरॉन से रिंग आया है ऐसे। ठीक, ये आपका पायरॉन होता है, इसी से ये वाला आपका रिंग आया है, तो उसको पायरॉन कहा जाता है। ओस क्यों लगाए भाई, अरे भाई ओस हम लोग इसलिए लगाए क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो पायरानोस। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डी अल्फा पायरानोस, डी बीटा पायरानोस। ठीक है, ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, पर अभी आपका मेन यहाँ पे क्या है, एम क्या है कि आप ओपन चेन से कैसे साइक्लिक फॉर्म में बना सकते हैं। क्लियर है, कोई वो डाउट नहीं है इसमें। अब इसी तरीके से आप कीटोन को भी क्या बना सकते हैं। कीटोन वाला मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, फिर से एक बार ट्राई करना कीटोन को। CH2OH CH2OH HOH, एक सेकंड गलत कर दिए हम, OH OH H। ठीक, HOH, ये आपका हो गया कीटोन। और कीटोन भी ये देखो क्या है, डी है, हाँ बिल्कुल डी वो कीटोन है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइक्लिक फॉर्म में ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बस वही वाला रूल अपना दो, राइट डाउन। तो पहली बात तो नंबरिंग कर दो, तो ध्यान ये रखना CH2 दोनों में तो नंबरिंग आपका यहां से हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा, तो यहां पे CH2OH लिखो,
यहाँ पर भी CH2 और ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला CH2 के साथ H लगता है, पर ये वाले CH2 OH के साथ, ये देखो ये बगल में क्या है, यहाँ पे OH आएगा, हाँ ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे OH आएगा। अब सेकंड वाला ये आपका 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, इसको ध्यान से बनाना, ये वाले आपके कार्बन सेम रहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा HOH, ठीक, बाकी सब सेम, यहाँ OH कर दो, यहाँ H कर दो, बस ये तो और ज्यादा सिंपल है बनाने के लिए, ठीक। अब देखो इसमें भी अल्फा बीटा कैसे होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है OH OH सेम साइड पे, एक सेकंड गलती हो गया, OH OH सेम साइड पे, ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फा। अल्फा इसका नाम है फ्यूरेनोस, ठीक। और यहां पे इसी तरीके से मैं सेम बनाऊंगी, तो ये हो जाएगा बीटा। अब देखो ध्यान से देखो, इन सबको कॉपी कर लो सेम टू सेम, इन सबको ऐसे कॉपी कर लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, ना 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 ना, एक मिनट, OH रहेगा, OH, इसको बस पलट दो, बाकी सब कुछ सेम, इसको बस रिवर्स कर दो, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा OH H H OH CH2OH H, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस इसको ध्यान से देखो, ये वाला OH और ये वाला OH दोनों क्या है, सेम साइड पे, तो ये हो जाएगा बीटा फ्यूरेनोस। अब आप लोग कहेंगे कि मैम फ्यूरेनोस कहां से आया, तो ये फ्यूरॉन से आया है, इसी तरीके से जैसे पायरॉन होता है इसी तरह फ्यूरॉन होता है, ठीक, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर, और यही चीज यहाँ पे आपको पूरे PDF में बनाया गया है, ठीक। यहाँ पे OH OH वाला भी, यहाँ पे क्या देखो, ये OH आया है, यहाँ पे इस पे इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ अटैक किया, यहाँ OH आ गया, इस वजह से 2 OH यहाँ पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा, और ये OH यहाँ पे है, इसका नाम हो जाएगा अल्फा। यही सब आपको PDF में दिया गया, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको डायरेक्ट बताऊं ताकि आपको बहुत ईजी हो इसको पढ़ने में। अब आ जाते हैं कुछ नोट पॉइंट है, आई होप आपको ये साइक्लिक फॉर्म वाला क्लियर हुआ होगा, कैसे हम लोग साइक्लिक फॉर्म वाला कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया, नहीं भी दिया तो आप उसको याद कर लो ना, बहुत इजी है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना। उसमें पहले सबको नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करने के बाद ये वाला एक एटलीस्ट आपको ये स्केलेटन बनाना आना चाहिए। अगर आपको ये स्केलेटन बनाने आ रहा है तो इससे आप इसको इजी कर पाएंगे। और यहाँ पे जितने भी OH आपको राइट में दिख रहे हैं बस उसको डाउन में लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट डाउन, ठीक। और याद रखना जब आप ये डाउन में जो लिखेंगे ना वो साइक्लिक फॉर्म में लिखना है, ठीक। चलो अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो, ईपीमर एंड एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। अब ये डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये देखो स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि होता क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग पढ़े ना, ये देखो आइसोमेरिज्म, एक मिनट ध्यान से देखो, जो आइसोमेरिज्म होता है ये होता है 2 टाइप्स का, ठीक। आइसोमेरिज्म होता है 2 टाइप्स का, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक क्या होता है स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल क्या होता है, ये देखो आइसोमेरिज्म होता है जब भी आपके 2 कंपाउंड हैं, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है और क्या है स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। जैसे मान लो आप हो, आपका दोस्त है, आप भी एक लड़के हो, वो भी एक लड़का है, तो दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर अलग होंगे, दोनों के मतलब एड्रेस आधार कार्ड अलग होगा, उसका नंबर अलग होगा। मेरे कहने का ये मतलब है दोनों का, बाकी सब दोनों ही क्या है, मेन से या बॉयज है, पर बाकी सब उनका फिजिकल एक्टिविटी वगैरह सब कुछ अलग अलग है। वैसे ही 2 कंपाउंड्स हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक। अब यहाँ पे देखो स्टीरियो वाले में क्या होगा, स्टीरियो वाले में हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका बॉन्ड चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम बॉन्ड में क्या क्या ही डिफरेंट आएगा, लेकिन बॉन्ड में डिफरेंट आता है। आपको पता होना चाहिए कि CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। CH4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक, इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये CH4 का स्ट्रक्चर है। तो CH4 का अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये 2 बॉन्ड क्या बता रहे हैं, 2 बॉन्ड तो ये बता रहे हैं कि ये दोनों बॉन्ड प्लेन में है,
प्लेन में कहने का मतलब ये कुछ ऐसे है, एक आपका ऐसे है बॉन्ड और एक आपका ऐसे बॉन्ड है, ठीक। प्लेन में हम इसे बता रहे हैं ये दोनों बॉन्ड कैसा है, तो ये कार्बन के एक परपेंडिकुलर है ये वाला बॉन्ड जो सॉलिड वेज में है, और जो डैश वाला है वो कार्बन के जस्ट पीछे है, ठीक। इस चीज को याद रखना। तो अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहां पे लगा दूं Cl, यहां पे ठीक, यहां पे मैं Cl लगा दूं, यहां पे मैं Br लगा दूं और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा दूं, तो देखिए देखो दो कंपाउंड बनाए, एक कंपाउंड में ब्रोमीन यहां है, क्लोरीन यहां, ध्यान से इस बात को समझो, दूसरे कंपाउंड में ब्रोमीन यहां है, क्लोरीन यहां है, तो क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, पर दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग हो जाएगा। इस टाइप का जो बॉन्ड का एक्सचेंज होता है, यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में टू टाइप्स के होते हैं, अब इसको तो बहुत डिटेल में तो आप पढ़े भी हैं, ये आपका होता है, एक आपका होता है ज्योमेट्रिकल और एक आपका होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल वाले में मैं आपको यही वो पढ़ाई हूं, सिस और ट्रांस वाला होता है। सपोज करो ये आपके पास है कोई कंपाउंड है, ए है, बी है, ये देखो सेम जो आपके फंक्शन मतलब सेम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एक साथ लगे हुए हैं, तो बोलेंगे क्या है, ये सिस है। अब मैं इसी में क्या करूं, कुछ चेंज कर दूं, इसी में मैं क्या करूं, चेंज कर दूं, इसको और इसको, ठीक। इसी में चेंज कर दूं, ए को यहां लिख दूं, बी को यहां, तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो इसी तरीके से सिस और ट्रांस वाला जो आइसोमर आता है उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। अब ऑप्टिकल पे आ जाते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है, हम लोग किसी भी कंपाउंड को अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो ये एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव वो पता लगाने के लिए सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को उस मशीन के अंदर डालते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताता है, ठीक। वो मशीन के अंदर डालेंगे, वो थोड़ा सा रोटेट करेगा, रोटेट करना जैसे स्टार्ट किया तो हम समझ जाएंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है। अब रोटेट कर ही नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा, जैसे मैं इसे तोड़ू मारू कुछ भी करूं, ये कोई रिस्पॉन्स करेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो रिस्पॉन्स करेगा ही, ठीक है, ओके। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। अब यहां पे आता है इनएंशियोमर और डाइस्टीरियोमर। इनएंशियोमर का क्या होता है, सपोज करो मैं यहां पे कुछ लिख रही हूं पी, ठीक है, इसको मैं मिरर के सामने रख दी तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। आपको कहा गया है जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, बात तो सही है। एक काम करते हैं, ये तो मिरर इमेज है, इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं, ठीक। जैसे मान लो इस हाथ का जो मिरर इमेज आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक। अब मैं इस हाथ को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो क्या ये सुपर इंपोज हो जा रहा है, सुपर इंपोज का मतलब पूरा एक दूसरे को हाइड कर ले, ठीक। अब मैं और भी एग्जाम्पल बता रही हूं, जैसे ये देखो, इसको मैं, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है, पर मिरर इमेज ये सुपर इंपोज होंगे कि नॉन सुपर इंपोज, तो इसको हम इसके ऊपर उठा के देखेंगे तो ये कुछ इसी के ऊपर ऐसा ही बन जाएगा। ये देखो ये एक दूसरे को हाइड कर ले रहा है, तो अगर हाइड कर ले रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, सुपर इंपोजिबल, ये सुपर इंपोजिबल है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक रूल है कि भाई मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेजेस, ये इसका रूल है, कंडीशन है, ठीक। कंडीशन क्या है ऑप्टिकल होने के लिए, जैसे मैं आपको कह रही हूं, आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़े, क्वालिफाई क्या, अच्छे मार्क्स चाहिए, गुड मार्क्स चाहिए। तो वैसे ही आपको कोई भी कंपाउंड एक्टिव है या नहीं उसको बताने के लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि वो मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो नॉन सुपर इंपोज होना चाहिए, मतलब एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो यहां पे देखो, ये चीज क्लियर है, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, आंसर है नो। अच्छा इसको चेक करो, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका तो मिरर इमेज ऐसा बनेगा, ठीक। इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये एक दूसरे पे क्या है, सुपर इंपोज हो जा रहा है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। क्या ये है, इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो ये देखो ये मैं बना रही हूं, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगी तो ये बन जाएगा, मतलब सुपर इंपोज नहीं हुआ, तो ये ऑप्टिकल क्या है, एक्टिव है।
जो दो, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनएंशियोमर होंगे। क्या होंगे, इनएंशियोमर। बस काम खत्म, यही था आपका टॉपिक, इनएंशियोमर्स। ठीक, इनएंशियोमर है। ओके, अब एक काम करते हैं ना, इसका ये उठाते हैं और इसका नहीं, ये और ये आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर। भाई ये दोनों एक दूसरे से कहां मेल खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। यही बात आपको यहाँ पे लिखी गई है कि ईपीमर और एनोमर एक दूसरे से डाइस्टीरियो का मतलब कुछ भी मैच नहीं कर रहा भाई। ईपीमर कहाँ साइक्लिक सॉरी ओपन चेन में होता है, एनोमर कहाँ साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो दोनों का एक दूसरे से मेल ही नहीं है। तो ये दोनों क्या है, आपस में डाइस्टीरियोमर। इसको बताने के लिए मैं पूरा एक्सप्लेन की हूं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, ईपीमर आर सिमेट्रिकल इन वन कार्बन एटम। बोला है जो ईपीमर होता है वो एक कार्बन पे क्या होगा, अलग होगा, बाकी सब पे सेम होगा, वो रिमेन आर सेम। बट इन केस ऑफ एनोमर, एनोमर में क्या होता है, asymmetric nature on anomeric carbon and all remaining are same। इसमें बोल रहा है कि एक कार्बन पे एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक, और बाकी सब पे सेम हो जाएगा। यहां पे ये देखो, इस कार्बन को चेक करो, यहां पे देखो एसिमेट्रिक हुआ ना, ये OH आपको ऊपर चला गया, H आपका वो नीचे आ गया, और इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा तो चेंज हुआ था, sp2 से sp3 हुआ था। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये एनोमेरिक कार्बन पे होगा, जैसे CHO ग्रुप कार्बन प्रेजेंट इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब नोट करने वाली बात यह है कि बीटा डी ग्लूकोज आर मोस्ट स्टेबल टू चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म कैसे बनाएंगे, अब इसी को देखो ध्यान से। ये वाला जो आपका बना है बीटा डी, कहां बनाया हम लोग, ये बनाया ना, इसका एक्चुअली में बनता है चेयर फॉर्म बनता है। अब चेयर फॉर्म कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा। इसको बनाना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग भी जो पढ़ रहे थे तो बहुत ज्यादा टफ होता था। अब देखो यहाँ पे ये होता है चेयर फॉर्म, इसको और थोड़ा मैं अच्छे से बनाऊं। ये आपका हो गया चेयर फॉर्म, ठीक, इसी का चेयर फॉर्म बना है, इसी का चेयर फॉर्म बना। अब देखो एक इसमें बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। जो नीचे वाला बॉन्ड है, जो ऊपर वाला है वो एक्सियल है, जो नीचे वाला बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल है, ऐसे ये नीचे की तरफ। बस इसी बॉन्ड को पूरा जितने भी यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच किए यहाँ पे अटैच करा दो। तो बोल रहा है जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, वो इस फॉर्म में कम स्टेबल है, इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि चेयर फॉर्म में स्ट्रेन मतलब बॉन्ड एंगल थोड़ा सा लिमिटेड होता, मतलब कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल का दोनों के बीच में रिपल्शन कम हो रहा है, बाकी चीजों भी है, इस वजह से ये क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये आता है आपके टॉपिक में। कहाँ गया वो पॉइंट है जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है। अब क्या बोल रहा है फुल लास्ट में, चेंज इन साइक्लिक फॉर्म। अब अच्छा, चेंज इन, इसको साइक्लिक फॉर्म नहीं बोलना चाहिए, इसको बोले चेयर फॉर्म होना चाहिए। एक सेकेंड, इसको चेयर फॉर्म में आपको बनाना है, तो बस ये कुछ नहीं करना है, ऐसे 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 बना दो। ठीक, अब इसी तरीके से एक कार्बन को ऊपर, एक कार्बन को के नीचे, इस तरीके से सारे लोग को बना दो। ठीक, अब जैसा हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 से अटैच कर लो, ये यहाँ पे इसके बगल में है ना, तो कार्बन नंबर वो 5 है, तो यहां से करो 1 2 3 4 एंड 5, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये CH2OH है, ये H है। ठीक, अब ये 1 कार्बन पे HOH। ठीक, अब यहाँ पे H में आप लोग एक काम करना, अलग पेन से यूज करना, HOH ऐसे करके ये सारा बना लेंगे, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर का साइक्लिक फॉर्म बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों ये वाला भी टॉपिक यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आज के हम लोग ये लेक्चर बहुत ज्यादा छोटा था, जिसमें हम लोग को मैं बताई थी ना, सारा मैं कवर कर चुकी हूँ सेकंड लेक्चर में, बस एक लास्ट का बच गया था हर्ट्ज प्रोजेक्शन। इसमें अल्फा और बीटा ग्लूकोज में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। पहली बात तो साइक्लिक फॉर्म बनाए कैसे, और इसमें वो अल्फा बीटा एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। एक और बात जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं,
ये वाला जो कार्बन जिसपे OH आपका ऊपर और नीचे यानी दो कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। जैसे ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे क्या? एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन। ठीक, इस बात को याद रखना, क्योंकि यही कार्बन ऐसा है जिसमें आपका OH और दो मतलब दो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है। एक में OH आपका अप साइड है, एक में OH आपका नीचे वाले साइड में, इसीलिए इसको क्या कहा गया? एनोमेरिक कार्बन कहा गया। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? यहाँ पे सारी चीजें। अब हम लोग का ये थर्ड लेक्चर में पूरा कार्बोहाइड्रेट कवर हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ये बोलेंगे कि मैम और भी लेक्चर, ये देखो कार्बोहाइड्रेट इतना छोटा टॉपिक तो है नहीं, इसके और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जिसमें आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट। अब अभी आप इस चलन पे बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, बस टॉपिक मिल गया, हम लोग पढ़ लिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे BSc सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का नवोदय बैच स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो, क्योंकि सिलेबस आपका पीछे हो जाएगा। वहां मैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर चुकी हूँ। कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स, यानी जो इंपॉर्टेंट सीरीज आपका यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, ये आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग पढ़ेंगे इसको, अमाइनो एसिड्स को। ठीक, अमाइनो एसिड का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स, तो उसको कैसे इजी ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट वाली चलेंगी, और उसका आपको प्लेलिस्ट मतलब वो प्लेलिस्ट है पूरा, जो हमारा ये सीरीज वाला यूट्यूब वाला सीरीज जो फ्री सीरीज चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों उसमें आपको सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, सब कुछ। अभी फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोस नहीं आए, बस मैं 1-2 दिन में फोर्थ सेमेस्टर का भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, कंटिन्यू डालना शुरू कर दूंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको इतने प्राइस में, एक और बात, अगर आप DNS 10 वाला कोड यूज करते हैं तो आपको इस प्राइस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपको 3 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन है, 3 मंथ, हालांकि 3 मंथ तक तो ठीक है पढ़ते हैं, उसके बाद रिवीजन क्लास होता है, वो फन शॉर्ट वीडियो होगा, और टाइम टू टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा। ठीक, ये सारी चीजें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक ये वैलिडिटी आपके पास रहेगी। आप एक वीडियो को 10 बार भी देखो, हो सकता है कि आप जब एग्जाम आपका आने वाला है करीब है, हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको ना आ रहे हो, काश हम उस क्लास को दोबारा पढ़ पाते। तो बस ऑनलाइन का फायदा उठाओ, उसी लेक्चर को स्टार्ट करो जिसमें आपको डाउट आ रहा था। ठीक, और यहाँ पे जो बच्चा मुझे देख रहा है वो BSc अगर मैथ्स का है तो उसमें केमिस्ट्री तो रहेगा ही, अब जाहिर सी बात है देख रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसे पता ही होगा। BSc मैथ्स होगा तो BSc मैथ्स के इसमें सारे आपको वो मिलेंगे। मैथ्स भी आपको इतने ही प्राइस में, आपको मैथ्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा। BSc बायोलॉजी वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री मिलेगा इतने ही प्राइस में। DNS कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, DNS एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है, देन इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में कुछ भी क्वारी है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं बार बार बता रही हूँ कि ये वाले जो आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसको ज्वाइन करके इस पूरे लेक्चर का जितना भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, जो आने वाले भी हैं, वो सारे आपको PDF बिल्कुल फ्री आपको वहां पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।